So, hello everyone. Now we are going to do question number 4 from my assignment, which is again a question on certainty equivalent approach. The Textile Manufacturing Company Limited is considering one of two mutually exclusive proposals, M and N, which require cash outlays of 8,50,000 and 8,25,000 respectively. The certainty equivalent approach is used in incorporating risk in capital budgeting decisions. The current yield on government bonds is 6% and this is the risk-free rate. So we have got with us the risk-free rate, which is 6%, and they have given us the certainty equivalents. They have given us the cash inflows and the certainty equivalents required. Which project should be accepted? If risk-adjusted discount rate method is used, which project would be appraised with a higher rate and why? So this is a very similar kind of question which we have done just in the previous question. So now again we'll move on to this question. So we can make uh, 10 columns so that we can do projects M and project N both at the same time. We will make 10 columns. And today I am also going to discuss a question on RADR, risk adjusted discount rate, which we discussed in detail in the previous video. Okay, so now we'll start with years, present value factor at the rate 6%. These two are very common things. And after this, we'll move to project M. So in project M, we are having cash flow, certainty equivalent factor. Then we are going to have adjusted cash flow, then we are going to have discounted cash flow. So this is for project M, and then the same thing will go for project N. So now years are 1, 2 and 3. Present value factors at the rate 6% is 0.943, 0.890 and 0.840. And cash flows you have already given. It's given in the question. It's 4.5 lakhs, फिर है 5 लाख, फिर है 5 लाख. एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हम लोग को दे दिया है 0.8, फिर दिया है 0.7, फिर दिया है 0.5. तो कैश फ्लो का कॉलम आप लोग यहाँ पर लिख देना. देन एडजस्टेड कैश फ्लो. सो एडजस्टेड कैश फ्लो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. कैश फ्लो को जब मैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैश फ्लो. जैसे अगर मैं बात करूं पहले वाले का, तो मेरा जो पहला एडजस्टेड कैश फ्लो निकल के आएगा वो आएगा 4,50,000 इंटू 0.8 विच इज 3,60,000 एंड देन हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो? प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा फैक्टर है उसको एडजस्टेड कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. तो पहला वाला जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ये है, पहला वाला जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो है 3,39,480. तो इस तरीके से आपको सबका करना है. प्रोजेक्ट एम का भी करना है, प्रोजेक्ट एन का भी करना है. मैं आप लोग के लिए वेट कर रहा हूं. प्रोजेक्ट एन में अगेन आपको 4 और कॉलम्स बनाने थे, 1 2 3 4. मैं कर नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं. मेरा एम का और एन का जो मेरा एनपीवी आएगा, मैं बात कर रहा हूं एनपीवी का, यहां से मेरा आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जिससे कि मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करूंगा तब मेरा एनपीवी आएगा. लाइक सिमिलर फॉर्मेट में करना है अपने को. तो पहले वाले का आएगा 10,980 एंड दूसरे वाले का आएगा 1,71,315. तो ये दोनों मेरे एनपीवीज हैं जो आप लोग को लेके आने हैं. आई एम वेटिंग एंड देन जो नोट्स का जो फॉर्मेट था अपना पुराने वाले में सेम तरीके से अपने इसमें लिखेंगे. मैं आप लोग को वो चीज होमवर्क दे रहा हूं. लाइक जो हमारा नोट्स का जो फॉर्मेट था मैंने आपको पहले लिखवा दिया था. तो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. आप लोग प्लीज फटाफट से ये क्वेश्चन कर लीजिए, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए.
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा सिमिलर फॉर्मेट में, द सर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट एन आर ऑल्सो हायर देन दैट ऑफ प्रोजेक्ट एम, signifying that risk associated with cash flows in project N is comparatively lower than project M. एंड जो एप्लीकेशन ऑफ RADR था पूरा सेम तरीके से उसको कॉपी पेस्ट करना है, बस खाली जैसे पिछला सम में जो था अपने यूज किए थे x एंड y, यहां पर अपने को दिया है m एंड n, तो अपना सिमिलर टाइप का एक प्रैक्टिस हो गया, प्लीज इसको फटाफट से कर लीजिए। So now we are going to a question on RADR. तो RADR पे अपने क्वेश्चन करेंगे जो मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ते हैं चलिए। इसमें अपने को 3 प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है और उसका डिस्काउंट रेट अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए, रिस्क फ्री रेट दे दिया है 10%, द प्रोजेक्ट इज टू बी फंडेड विद डेट इक्विटी मिक्स ऑफ 9:1 विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी मिक्स ऑफ कंपनी ए of company. A premium of 9% is considered appropriate for such a high risk debt equity mix. The project offers little or no risk, मतलब जो मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं उसमें there is little or no risk which is comparable to investment in government bonds. Such an investment commands a risk discount of 2%. तो मतलब अपने को प्रोजेक्ट का अलग से रिस्क नहीं है, प्रोजेक्ट का जो जब करेंगे तो प्रोजेक्ट में हल्का कमती रिस्क है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिएगा। हम लोग को निकालना है एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपने वो जो किए थे ना 1 प्लस अपने मान लेते हैं 1 प्लस आर, नाउ दिस आर इज अवर रिस्क डिस्काउंट रेट, जो अपना जो फाइनल जो आता है RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, अपना ये आर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका RF हो गया, तो RF अपना कितना चल रहा है 10%, तो 1 प्लस 0.1 इंटू, फिर अपने को एक उन्होंने दिया है डेट इक्विटी मिक्स के लिए जो दिया है फर्म रिस्क इज व्हाट 9%, तो उसके लिए क्या करेंगे 1 प्लस 0.09, ओके। और बोलता है प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, तो अपने क्या करेंगे 1 माइनस 0.02, बिकॉज उन्होंने बोला है सच एन इन्वेस्टमेंट कमांड्स अ रिस्क डिस्काउंट ऑफ 2%, मतलब अपने को अब वो लोग को डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो ये चीज का अपने जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 1.09 इंटू 0.98, तो यहां से अपना जो आ जा रहा है रफली अपने देखेंगे तो आएगा 1.17502, तो अपना यहां से जो आर आएगा वो आएगा 17.5%। तो दिस इज हाउ वी डू दिस।
अपने कल डिस्कस किए थे, 3 टाइप का रिस्क होता है। एक आपका 3 टाइप का रेट होता है, एक आपका जो रिस्क फ्री रेट होता है वो, एक फर्म रिस्क और एक प्रोजेक्ट रिस्क। तो फर्म का जो रिस्क का जो लेवल है उससे कमती रिस्क है प्रोजेक्ट का, तो इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा। अब आइए दूसरे वाले में आइए। बी बोलता है existing cost of capital is 15%. The firm adheres to sustainable growth rate model. The proposed investment is considered to be riskier than the firm's other investments. The management considers a risk premium of 5% for such projects. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अपने को इन्होंने ये वाला पार्ट दे दिया है। आई होप सो मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री, और उसमें जो फर्म का जो रिस्क है इंक्लूडेड। तो वो अपने को दे रखा है 15%, तो अपने क्या करेंगे 1 प्लस 0.15, तो ये अपना हो गया पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें प्रोजेक्ट का रिस्क को ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 1 प्लस आर, करेक्ट। तो अपना यहां से जो आ रहा है आर वो आएगा 8.75%। अपना यहां से जो आ रहा है आर वो आ जाएगा 8.75%, ठीक है। आ जाइए सी में आ जाइए। The cash inflows from the project have been estimated at the most conservative basis. Inflows have been measured based on only 80% of guaranteed orders. Okay. The risk-free rate is measured at 8%. Risk premium for the class to which the firm belongs is 7%. Risk premium for the project is considered at 3%. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया अपने लिए, ये तो अपने लिए बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसमें देखिएगा, बोलता है कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एट द मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, ठीक है। इनफ्लोज हैव बीन मेजर्ड बेस्ड ऑन ओनली 80% ऑफ गारंटीड ऑर्डर्स। इनफ्लोज हैव बीन मेजर्ड बेस्ड ऑन ओनली 80% ऑफ गारंटीड ऑर्डर्स। रिस्क फ्री रेट अपने को दे दिया इन्होंने 8%। रिस्क फ्री रेट इन्होंने अपने को दे दिया है 8%, and risk premium for the class to which the firm belongs is 7%. okay, तो जो फर्म का जो रिस्क है, फर्म रिस्क is 7%, एंड अपने को इन्होंने प्रोजेक्ट का रिस्क दे दिया है, प्रोजेक्ट का रिस्क दे दिया है 3%। तो इस सम को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नोट से। सबसे पहले लिखिएगा, नोट लिखिएगा, लिखना रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम ऑफ 3%, रिस्क प्रीमियम ऑफ 3% इज नॉट कंसिडर्ड। इसको हम लोग नहीं लेंगे हमारे सॉल्यूशन में। अब क्यों नहीं लेंगे, इसका रीजन है, बिकॉज देखो उन्होंने क्या बोला है, inflows have been measured based on only 80% of guaranteed orders। मतलब कैश फ्लोज में एडजस्ट कर दिया है उसको ऑलरेडी। लिखिएगा रिस्क प्रीमियम ऑफ 3% इज नॉट कंसिडर्ड since cash inflows themselves, since cash inflows themselves have been taken only at a cash inflows themselves have been taken only at a conservative estimate, only at a conservative estimate of 80% of guaranteed orders, 80% of guaranteed orders. This implies the risk associated, the risk associated with the project, risk associated with the project
have been eliminated by risk associated with the project have been eliminated by adjusting it in project C cash flows, by adjusting it in project C cash flows। मतलब बेसिकली कैश फ्लोज में अब जैसे देखो, अपने जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट किए थे तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने क्या किए थे, रिस्क फ्री रेट से पुल बैक किए थे, करेक्ट। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जो प्रोजेक्ट का जो रिस्क है उसको कैसे कंसिडर किया है, प्रोजेक्ट का रिस्क को अपने इस तरीके से कंसिडर किया कि कैश फ्लोज जो है उसको 80% का प्रोबेबिलिटी मान के मैंने किया है। देखो यहां पर इन्होंने लिखा है inflows have been measured based on only 80% of guaranteed orders। ठीक है, तो उसमें अपना प्रोजेक्ट रिस्क आ गया, तो अपना बेसिकली रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अब क्या बन जाएगा, जो अपना फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था अपना वो बनेगा। तो अपने यहां पर क्या करेंगे, 1.08 इंटू 1.07, 1 प्लस आर इज इक्वल टू, तो यहां से अपना आर जो आएगा वो आ जाएगा 15.56%। 15.56%। एक बार इस सम को अच्छे से देख लीजिए, ये वाला आप लोग कॉपी कर लीजिए। Now this completes our topic certainty equivalent। Now in the next video I am going to cover the topic sensitivity analysis। I am going to cover the topic sensitivity analysis। Thank you for watching this video। So हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस। जब भी मैं ये वर्ड यूज करता हूं ना सेंसिटिव, इससे मेरे को एक ऐड का याद आता है। उस ऐड है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके दांतों में तेज झंझनाहट है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है, एक जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, इनफ्लो कितना है, कितने साल चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस से मैं ये मेजर करना चाहता हूं कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल को चेंज कर दूं एडवर्स डायरेक्शन में, तो उससे मेरा एनपीवी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। एंड फिर मैं रैंक करूंगा उन फैक्टर्स को बेस्ड ऑन कि कौन कितना ज्यादा सेंसिटिव है, कौन कितना ज्यादा मेरे नेट प्रेजेंट वैल्यू में चेंज ला रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, एक सम से समझेंगे इसको। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम माय असाइनमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट, analyze the sensitivity of the project to changes in the initial project cost, annual cash inflow and cost of capital। ठीक है, तो अपने को इन्होंने इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे दिया है, एनुअल कैश फ्लो दे दिया है, प्रोजेक्ट लाइफ दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है। To which of the three factors the project is most sensitive if the variable is adversely affected by 10%। जैसे बोलने का मतलब क्या है, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश फ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इन तीनों को मेरे को एडवर्स डायरेक्शन में शॉक देना है। अब एडवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं बढ़ा दूंगा, इनफ्लो को मैं कमा दूंगा एंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, इनफ्लो कम होना एडवर्स है, कॉस्ट बढ़ जाना एडवर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाना एडवर्स है। तो इस सम को करने के लिए इन्होंने हमें क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को बनाना है 5 कॉलम। चलिए हम लोग करते हैं, इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। 5 कॉलम बनाएंगे। तो पहले वाले में हम लोग लिखेंगे वेरिएबल्स, पहले वाले में हम लोग लिखेंगे वेरिएबल्स। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे हमारा जो बेस केस है, बेस केस मतलब कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना। उसके बाद में हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट कि अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट को चेंज कर दूं तब क्या होगा। उसके बाद में हम लोग लेंगे कैश इनफ्लो, अगर मैं कैश इनफ्लो को चेंज कर दूं तब क्या होगा। एंड लास्ट में आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो सबसे पहले जो हमारा आएगा इसमें, सबसे पहले जो आएगा इसमें हमारा रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो बेस केस में तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट को मेरे को बढ़ाना है, 200 में 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 एडवर्स डायरेक्शन में। कैश इनफ्लो को मेरे को 10% से कमाना है तो कितना हो जाएगा, 54। एंड सीओसी तो पहले से 10% था, इसमें 10% और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11%। आई होप सो बहुत लोग ऐसा ना कर देना 10% प्लस 10% इज 20%। 10% में 10 में अगर 10% का वृद्धि होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी 11%, ठीक है। बेसिकली द फैक्टर इज 1.1, तो 10 इंटू 1.1 इज 11। ओके, तो ये हमारा हो गया रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद में हम लोग करेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो हमारा जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है वो यहां पर कैसे आएगा, 60 इंटू माने हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे दिया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर 5 इयर्स बिकॉज द प्रोजेक्ट लाइफ इज 5 इयर्स। 10% होगा 3.791, तो 3.791। ओके, अब जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट में भी अपना यही होगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 227.46, 227.46। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जब बढ़ाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहां पर भी क्या आएगा, 227.46। अच्छा, कैश इनफ्लो में भी अपना उतना ही रहेगा। अच्छा, कैश इनफ्लो में अपना उतना नहीं रहेगा, 60 की जगह में क्या हो गया है, 54। तो अब मैं करूंगा 54 इंटू 3.791, तो ये अपना आ जाएगा, प्लीज कैलकुलेट करना, ये अपना आ जाएगा 204.71, 204.71। एंड जब सीओसी करेंगे तो 10% के केस में अपने ये निकाले थे, अपने ये सब जो निकाले सब 10% के हिसाब से निकाले, अब अपने निकालेंगे 11%। तो यहां पर आएगा 60 इंटू 3 पॉइंट, इन्होंने दे रखा है 11% का, 696। तो ये अपना आ जाएगा 221.76। आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला है, तो 60 मल्टीप्लाई किया यहां, बिकॉज ये बेस केस था, यहां पर भी मल्टीप्लाई किया मैंने, मतलब खाली यहां पर देखो मैंने 54 क्यों किया, बिकॉज यहां पर मेरा कैश इनफ्लो में चेंज आ रहा था। यहां पर मैंने अलग क्यों लिया, बिकॉज यहां पर सीओसी चेंज हो रहा था। अब इसके बाद में मैं माइनस करूंगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बताइए, जब मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या कर रहा हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 220, बाकी यहां पर कितना होगा, 200, 200, 200। क्लियर। तो इन सब को जब मैं करूंगा तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, ये मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, एनपीवी। तो मेरा एनपीवी कितना आ रहा है, 27.46, 27.46, फिर कितना आ रहा है, 7.46, फिर कितना आ रहा है, 4.71, अब फिर कितना आ रहा है, 21.76। ओके, तो अब मैं निकालूंगा इसके बाद में चेंज इन एनपीवी। मेरे को बेसिकली निकालना परसेंटेज चेंज है, इसलिए मैं पहले निकाल रहा हूं चेंज इन एनपीवी। तो चेंज इन एनपीवी यहां पर तो नहीं होगा, पहले वाले केस में कितना आएगा चेंज इन एनपीवी, 20। कैसे, 27.46 माइनस 7.46। ओके, फिर कितना आ जाएगा, 22.75, फिर कितना आ जाएगा, 5.70। ये 5.70 कैसे आए, 27.46 माइनस 21.76। ओके, तो चेंज इन एनपीवी के बाद में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा मेरा, 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो था 27.46, ठीक है। तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है, ये अगर आप लोग करेंगे तो रफली आएगा 72.83%, 72.83%। अब इसको मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, 22.75 बाई 27.46, तो ये वाला मेरा आ जाएगा 82.83%।
82.83%। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5.70 डिवाइडेड बाय 27.46, तो ये मेरा आ जाएगा 20.76%। 20.76%। सो कंक्लूजन लिखना, परसेंटेज चेंज, ये चेंज का सिंबल है, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी इज हाईएस्ट फॉर चेंज इन एनुअल कैश फ्लो, full stop. So the project is most sensitive to annual cash flow. So this is a sum on sensitivity analysis. तो आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल है। इसका मेन टारगेट है कि मेरे को ये देखना है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम, आप लोग इसको देख लीजिए एंड इसके बाद विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस। So we are back with one more question. ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 6. So now we will do question number 7 from my assignment. From the following details relating to a project, analyze the sensitivity of the project to changes in initial project cost, annual cash inflow and cost of capital. To which of the three factors the project is most sensitive? Again पूरा same type का sum है, तो ये सम मैं करूंगा नहीं, मैं बस खाली आपको इसका हिंट्स दे देता हूं, आपको ये खुद से करना है बिकॉज सिमिलर सम है, एकदम पूरा पूरा सिमिलर सम है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर्स दे देता हूं ताकि आपको आसानी होगा इसका। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग को सेम, मैं फॉर्मेट यहाँ पर कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को सेम फॉर्मेट में पूरा सम को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना बेस केस का एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग अपना बेस केस का एनालिसिस करेंगे तो अपने को क्या करना है, एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी किस तरीके से आएगा, 45,000 इंटू 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज फॉर 4 years 3.169, 3.169 माइनस अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है विच इज 1,20,000। तो ये अपना आ जा रहा है, बेस केस का जो एनपीवी आ जा रहा है ये अपना आ जा रहा है 22,605। तो ये अपना बेस केस का एनपीवी हो गया है। बस को कॉपी कर लीजिए, वीडियो को आप लोग पॉज करके भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हिंट्स इन दिस बिकॉज दिस इज द सेम सम। इसके बाद में अगर आप लोग देखें तो मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले व्हाट इज सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी, रिवाइज्ड वैल्यू जो अपना जो नया जो एनपीवी आ रहा है माइनस बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। सो अपने को इस सम को एक बहुत ही नए मेथड से करना पड़ेगा बिकॉज इसमें अपने को ये नहीं दिया है कि कितना परसेंट का एडवर्स चेंज करना है। तो अपने को सबसे पहले एक ऐसा रिवाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फैक्टर एट विच एनपीवी शुड बी 0। मैंने एक फैक्टर का कौन सा वैल्यू के लिए एनपीवी 0 होगा, एंड देन मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा जिसको मैं सेंसिटिविटी बोलता हूं कि फैक्टर में कितना परसेंट का चेंज होने से मेरा एनपीवी जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर?
तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर लिख रखा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, आप लोग ये कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम बनाना है अपने को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो ताकि मेरा एनपीवी 0 हो जाए? ऑब्वियस सा बात है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो, तब जाके मेरा एनपीवी क्या आएगा? 0। एंड पिछला बेस केस एनालिसिस से मेरे को ये चीज पता है कि मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वो है 1,42,605, जिसको मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करके एनपीवी निकाला था। ठीक है, तो पहले केस में मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताइए जिसके लिए मेरा एनपीवी 0 हो जाए। सो दिस कम्स टू 1,42,605। नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट का चेंज होने से एनपीवी 0 हो जाएगा? ऐसे करके मेरे को तीनों का निकालना है, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू रैंक कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या है? न्यू वैल्यू 1,42,605 माइनस 1,20,000 बाय 1,20,000, तो ये मेरा आएगा 18.84%। तो ये मेरा आएगा 18.84%। तो इसका मतलब क्या है? 18.84% का मतलब क्या है कि अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 18.84% का चेंज होता है एडवर्स डायरेक्शन में, तब जाके मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूं। नेक्स्ट में अपने करेंगे डिस्काउंट रेट का। तो एक ऐसा डिस्काउंट रेट बताओ जिसपे मेरा एनपीवी 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? 45,000 इंटू पीवीआईएफ, कितना साल था? सॉरी, पीवीआईएफ नहीं होगा, इट विल बी पीवीएफ। आप लोग प्लीज जरा सॉल्व करिए, मेरा लैपटॉप में चार्ज नहीं, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नाउ आई एम बैक। तो देखिए पीवीएफ I%,4, बिकॉज 4 years का हमारा प्रोजेक्ट था, I%,4 शुड बी इक्वल टू मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 1,20,000। बिकॉज ऐसा एक डिस्काउंट रेट मेरे को यूज करना है जिससे मेरा एनपीवी 0 हो जाए। तो एनपीवी 0 होने का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल टू द आउटफ्लो। तो यहां से अपने को अब ये निकालना है PVAF I%,4, PVAF I%,4, तो ये अपने को निकालना है यहां से। दिस शुड बी इक्वल टू 1,20,000 बाय 45,000, 1,20,000 by 45,000. So this is coming to 2 point, this is coming to be 2.667, 2.667, close to 2.667. ओके, तो अपने को 10 और 11 का तो उन्होंने दे दिया है, तो अपने को ये हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। जैसे अपने इंटरपोलेशन करते हैं ना, लीनियर इंटरपोलेशन, अपने को इसको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग कैलसी में करके देखिए, 15% में लेके देखिए, 20% में लेके देखिए, एंड देन आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इट विल लाई समवेयर बिटवीन 15% एंड 20%, बिकॉज इसका जो रियल आंसर है आई का, ये मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। आई का जो आपका रियल आंसर आएगा ये मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आई का जो रियल आंसर आएगा वो आएगा आपका 18.13%। आई का जो रियल आंसर आपका आएगा वो आएगा 18.13%। तो आप लोग पहले 15% में ट्राई करिए,
फिर आप लोग 5% बाद 20% में ट्राई कीजिएगा, तो 15 और 20 में जब आप इंटरपोलेशन करेंगे तो आपका आंसर रफली इतना ही आना चाहिएगा, 18.13%। ओके, तो अब मेरे को क्या निकालना है इसके बाद में, जब आप लोग ये कर लेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके अलग कर लीजिएगा। इसके बाद में मेरे को क्या निकालना है, इसके बाद मेरे को ये निकालना है कि इंटरेस्ट रेट में कितना परसेंट चेंज होने से मेरा जो एनपीवी है वो जीरो हो जाएगा। सो इसको करने के लिए अपने क्या करेंगे, 18.13 minus 10 by 10, so this comes to 81.30%। 18.13 minus 10 by 10 into 100 करेंगे तब अपने परसेंटेज में आ जाएंगे। दिस इज 81.30%। इसका मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट 81.30% से मूव करता है एडवर्स डायरेक्शन में, विच इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, तब जाके मेरा जो एनपीवी है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड थिंग, थर्ड अपना क्या था, थर्ड अपना था एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो के लिए अपने को क्या करना है, एनुअल कैश फ्लो के लिए अपने को डिनोट करना है सी इनटू अपना जो फैक्टर था 10% वाला 3.169। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 1,20,000 बिकॉज मेरे को एनपीवी को जीरो करना है। आपने इतना जो झमेला कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इस समय अपने को नहीं दिया है कि कितना परसेंट से एडवर्सली शॉक करना है, तो अपने मन से तो कुछ ले नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए अपने को एनपीवी को जीरो करके सेंसिटिविटी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो C इंटू 3.169 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यहां से आप लोग C निकालिए, तो आप लोग का जो C आएगा दैट विल बी 37,000। आप लोग का जो यहां से C आएगा दैट विल बी 37,866। 37,866। तो अब अपने परसेंटेज चेंज निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, 37,866। अच्छा देखिए, यहां पर मेरे को चेंज से मतलब है, एडवर्स डायरेक्शन में चेंज से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, समझ गए? क्योंकि यहां पर अगर आप लोग बोलेंगे सर इसका तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, अपने को यहां पर चेंज से मतलब है। ठीक है, माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इनटू 100 करेंगे तब अपना आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। सो दिस इज कमिंग टू 15.85%। so this is coming to very close to 15.85%। so अब इसका मतलब क्या है, 15.85% का मतलब क्या है, अगर एनुअल कैश फ्लो 15.85% से कम हो जाता है तब मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। अब एक बात समझना, मैं बोलता हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ, ये आंसर नहीं है, आंसर है ये आंसर क्यों है, बिकॉज देखो इसमें कम चेंज होने से भी मेरा जो एनपीवी है वो जीरो हो सकता है। अरे भाई ये जो अपना है डिस्काउंट रेट में तो 81.30% का चेंज होगा तब जाके मेरा एनपीवी जीरो होगा, लेकिन एनुअल कैश फ्लो में तो सिर्फ 15.85% का चेंज होते ही मेरा जो एनुअल कैश फ्लो, मेरा जो एनपीवी है वो जीरो हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ, एनुअल कैश फ्लो हुआ। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ, एनुअल कैश फ्लो हुआ, बिकॉज इसमें कितना कम चेंज होने से भी एनपीवी जीरो होने का चांस है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नोट लिखेंगे, यहां पर अब हम लोग नोट लिखेंगे, तो नोट में लिखना एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट is most sensitive to the annual cash flow, to the annual cash flow due to the least सेंसिटिविटी इंडेक्स। आई होप सबको दोनों सब में डिफरेंस समझ में आया। वहां पर मैंने क्या किया था कि कौन सब में चेंज जो था वो कांस्टेंट था, कि 10% का चेंज होने से किससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट एनपीवी पे पड़ रहा है, तो वहां पर मैंने क्या लिया था कि परसेंटेज चेंज जिसका हाईएस्ट होगा वो लिए। लेकिन यहां पर क्या बात हो रहा है, सेंसिटिविटी इंडेक्स का बात हो रहा है, ड्यू टू द लीस्ट सेंसिटिविटी इंडेक्स। अब इसका मतलब लिखिएगा,
This means that a small change, this means that a small change in annual cash flow, जो कि है 15.85%, will cause the project NPV to become nil. इसका मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन एनुअल कैश फ्लो विल कॉज द प्रोजेक्ट एनपीवी टू बिकम नील. ठीक है, अब एक और नोट लिख देना, जो कि इंपॉर्टेंट है. मैं लिखवा रहा हूं, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, लिखिए. इन मेजरिंग सेंसिटिविटी ओनली एब्सोल्यूट चेंज, मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है. इन मेजरिंग सेंसिटिविटी ओनली एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड. ओनली एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड. फुल स्टॉप. सो direction of change is not relevant. In measuring sensitivity only absolute change is considered. So direction of change के बाद ब्रैकेट में लिख देना प्लस कॉमा माइनस. सो डायरेक्शन ऑफ चेंज इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए. मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, and then we'll move on to the next question. Now we are going to do the next question, which is question number 8. Okay. The financial feasibility analysis of a project is in progress and the following figures have been compiled. Initial investment, annual sales, operating cost. Project life is 5 years and the acceptance rate is 10%. ठीक है, मतलब discount rate. You are required to measure the sensitivity of the project to changes in each of the factors: initial investment, annual sales and operating cost, to indicate which factor of the project is most sensitive. ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है. इसमें भी अपने को ये नहीं दिया कि कितना परसेंट से शॉक देना है, तो अपने एनपीवी को जीरो वाला मेथड से करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा बेस केस एनालिसिस. तो बेस केस एनालिसिस में सबसे पहले अपना आ जाएगा एनुअल सेल्स. तो अपना जो एनुअल सेल्स है वो कितना है? 600 लाख. उसके बाद में अपने लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पर एनम. तो ये अपना आ जाएगा 400. तो इससे अपने क्या हेडिंग लगा सकते हैं? नेट कैश
सरप्लस, बिकॉज ऐसा होने को दे रखा है ना, अपना एनुअल सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, तो नेट कैश सरप्लस पर एनम इज व्हाट 200। अब इसके बाद में अपने क्या लगाएंगे, पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एंड, अच्छा मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एएफ ही तो यूज किया था ना, हाँ ठीक है प्रेजेंट वैल्यू एएफ, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो आप लोग मेरे को प्लीज बता दिया करो। पीवीएएफ 10% कॉमा प्रोजेक्ट लाइफ कितना है 5 इयर्स, तो 10% कॉमा 5 आप लोग निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड 1.1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जीटी, तो ये अपना आ जाएगा 3.791। तो यहां से अपने निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा 758.80, पहले यहां तक कर लीजिए 758.80। अब इससे अपने माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो अपना कितने का है 500, अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है 500, तो अपने 500 को माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा एनपीवी, ये अपना हो गया बेस केस का, तो ये आ जाएगा 258.80, 258.80, तो ये अपना हो गया बेस केस का एनालिसिस। अब इसके बाद में अपने करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में सबसे पहला जो अपना फैक्टर है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहला हेडिंग सेम रहेगा, मैं हेडिंग लिख नहीं रहा हूं, आप लोग हेडिंग लिख लेना। सबसे पहले अपना आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, एनपीवी को जीरो करना है, तो एनपीवी को जीरो करना है मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो कितने का आ जाएगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 758.80 लैक्स, समझ में आया, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा अभी अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 500 का, तो अपने यहां पर निकालेंगे झंझनाहट मतलब सेंसिटिविटी, तो दैट इज 758.80 माइनस 500 बाय 500 इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो यहां पर आ रहा है 51.64%। इसका मतलब क्या है, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 51.64% से अप जाएगा तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट फैक्टर इज एनुअल सेल्स, नेक्स्ट फैक्टर इज एनुअल सेल्स, सो एनुअल सेल्स तो बहुत सिंपल है। अच्छा एनुअल सेल्स को मैं अगर x मान लेता हूं तो एनुअल सेल्स से पहले 400 माइनस हो रहा है, तब अपना आ रहा है नेट कैश सरप्लस, फिर उसको अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा जो एन्युटी फैक्टर है विच इज 3.791, विच इज 3.791, और जब हम लोग इससे माइनस कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माने दिस शुड बी इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये चीज दिमाग में रखना कि जिस फैक्टर को चेंज करना चाहते हैं उसको छोड़ के बाकी सब चीज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, तो x माइनस 400 इंटू 3.791 शुड बी इक्वल टू 500, तो यहां से अपने को सॉल्व करना है एक ऐसा x जिससे कि मेरा एनपीवी जीरो हो जाए, तो x शुड बी इक्वल टू 531.89 lakhs, ठीक है, प्रीवियसली इट वाज 600, ओके, सो अपने को डायरेक्शन से मतलब नहीं, अपने क्या करेंगे 531.89 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 600, तो बताइए कितना आ रहा है, अपना आ रहा है 11.35%। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो एनुअल सेल्स है वो 11.35% से गिर जाता है तो अपना एनपीवी कितना हो जाएगा जीरो, तो अपना एनपीवी कितना हो जाएगा जीरो। इसके बाद में आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में, इसके बाद में आएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक ऐसा ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल, एक ऐसा ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल जिसमें क्या हो जाए, मेरा एनपीवी जीरो हो जाए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां से अपने y को सॉल्व कर लेते हैं, यहां से अपने y को सॉल्व कर लेते हैं, y को सॉल्व करके कितना आ जाएगा 468.11, y को सॉल्व करिए प्लीज, आप लोग को समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो अपना है, जैसे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो एवरी ईयर इनटू एन्युटी फैक्टर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ना एनपीवी आएगा, तो एनपीवी को जीरो करना है मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को उधर ले जाओ, ठीक है। तो
ये चीज है। अब इसमें अपने चेंज निकाल लेते हैं, तो कैसे आएगा चेंज? 468.11 माइनस पहले था 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, जैसे 17.03%। तो इसका मतलब क्या है, अगर 17.03% से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तब जाके मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन सब में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ? एनुअल सेल्स। इन सब में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ? एनुअल सेल्स, बिकॉज एनुअल सेल्स का कम बढ़ने से भी मेरा एनपीवी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो अपने क्या लिख सकते हैं? अपने इसका कंक्लूजन सिमिलर लाइंस में लिख सकते हैं, जो कि आप लोग लिख लेना। मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ? एनुअल सेल्स हुआ ना, कि भाई एनुअल सेल्स अगर 11.35% से भी गिरेगा तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर इज एनुअल सेल्स। अब दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक सेंसिटिविटी एनालिसिस। आई विल बी बैक अगेन on one more video जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे सिनेरियो एनालिसिस एंड सिमुलेशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये वाला अपना कंप्लीट करता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक और सम मैं ट्राई करूंगा बहुत ही डिफिकल्ट सा डालने का अपना मटेरियल में, तो वो जब मैं डाल दूंगा मैं आपको वाला सम भी करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? लेट्स बिगिन विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, which is scenario analysis। नाउ ये बहुत सिंपल है। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ के चलिए कि हम लोग का जो कोचिंग इंडस्ट्री है, एक्चुअरीज का मार्केट गुड बैड। अब एक्चुअरीज का मार्केट गुड, एक्चुएटर्स का परफॉर्मेंस गुड बैड, एक्चुअरीज का मार्केट बैड, एक्चुएटर्स का परफॉर्मेंस गुड बैड। तो इसमें हम लोग के 4 सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज सिनेरियो एनालिसिस, कि हर एक सिनेरियो में मेरा एनपीवी कितने का होगा। तो दिस इज नोन एज सिनेरियो एनालिसिस। नाउ द मार्केट कैन बी गुड, मीडियोकर, बैड। मार्केट गुड, मेरा परफॉर्मेंस गुड, मीडियोकर, बैड। तो इस तरीके से 9 सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सिनेरियो एनालिसिस, और हर एक सिनेरियो में मेरा कितना एनपीवी है ये हम लोग का टारगेट है। तो हम लोग सिनेरियो एनालिसिस इसको बोलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो सिनेरियो एनालिसिस का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर आई गेस 8 है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल कैश फ्लोज। पर्टिकुलर्स दे दिया है, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई। इनिशियल कैश आउटफ्लोज दे दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, इकोनॉमिक लाइफ भी हम लोग को दे दिया है। कैश इनफ्लो एस्टिमेट्स 1 से लेके 10 तक, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली और बेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अपने इसमें टोटल में 7 कॉलम बना लेंगे। अपने इसमें टोटल में 7 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले जो बनाएंगे उसका नाम है पर्टिकुलर्स। ठीक है, एंड अमाउंट जो है वो अपने थाउजेंड्स में कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, अमाउंट इन थाउजेंड्स। इसके बाद में अपना जो आएगा वो आ जाएगा अपना प्रोजेक्ट एक्स। तो एक्स के अंदर में देयर आर 2 आउटकम्स, आई मीन 3 आउटकम्स, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली और फिर आपका आ रहा है बेस्ट। सिमिलरली वाई के अंडर में देयर आर 3 आउटकम्स, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली और एक का आपका आ रहा है बेस्ट। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग एनुअल इनफ्लो का, एनुअल इनफ्लो का, तो एनुअल इनफ्लो में वर्स्ट में है आपका 5, फिर मोस्ट लाइकली में है आपका 8 एंड आपका बेस्ट में है 15। सिमिलरली 8, 10
और 8। ठीक है, इसके बाद में कितने साल का प्रोजेक्ट है? 10 साल का, और हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है? 14%। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% कॉमा 10, तो ये मेरा आएगा 5.216। तो ये तो सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये तो सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या करेंगे? 5 इंटू 5.216, तो सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो पहला वाला आएगा 26.08, फिर आएगा 41.73, फिर आएगा 78.24, फिर आएगा 41.73, फिर आएगा 52.16, और फिर आएगा 104.32। तो ये मैंने क्या निकाल लिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। अब इससे मैं माइनस करूंगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो दोनों का 30-30 है, तो सब में से 30 माइनस हो जाएगा, 30 ऐसे माइनस हो जाएगा सब में से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, सब में से 30 माइनस हो जाएगा। उसके बाद में मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने क्या किया? अलग अलग सिनारियोज में प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकाले। तो पहला वाला आ रहा है 3.92 नेगेटिव, फिर आ रहा है 11.73, फिर आ रहा है 48.24, फिर आ रहा है 11.73, फिर आ रहा है 22.16, फिर आ रहा है 74.32। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग जब कंपेयर करेंगे, अगर मान लो आउटकम होता है वर्स्ट, तो वर्स्ट में कंपेयर करेंगे इन दोनों को। उसके बाद में क्या है? मोस्ट लाइकली, तो मोस्ट लाइकली में कंपेयर करेंगे इन दोनों को, एंड बेस्ट में कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो अब लिखिएगा नोट, अब लिखिएगा नोट या फिर कंक्लूजन। प्रोजेक्ट वाई इज प्रेफरेबल, प्रोजेक्ट वाई इज प्रेफरेबल ओवर एक्स, प्रोजेक्ट वाई इज प्रेफरेबल ओवर एक्स, कॉमा since even in worst case scenario, since even in worst case scenario y is profitable but x yields a loss, but x yields a loss, या फिर makes a loss। ठीक है, तो अगर हर सिनेरियो वाइज भी जाए तो भी y बेस्ट है, और अगर वर्स्ट केस के हिसाब से जाए तो भी x में तो लॉस हो रहा है, लेकिन y में हम लोग को इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज सिनेरियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन सेंसिटिविटी एनालिसिस का वो मेरे को मिल नहीं रहा है, तो वो मैं आप लोग को करवा दूंगा। 8 क्वेश्चंस हो गए, एंड दिस इज द 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले बस को देख लो, आई एम गिविंग यू टाइम।
आइए चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और हल्का सा ट्रिकी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका हम लोग हेडिंग लगा सकते हैं बेस केस एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेस केस एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी। सनाथना लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 20 lakhs। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 lakhs। द प्रोजेक्ट जनरेट सेविंग्स ऑफ 2.95 lakhs पर एनम। तो हमारा सेविंग्स कितना है? 2.95 lakhs पर एनम टू परपेचुइटी। ठीक है। द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट वारंट्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। ओके, मेरे को 15% का रिटर्न चाहिए, मतलब मेरे को टालने का रेट दे दिया बेसिकली। कैलकुलेट बेस केस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग नो टैक्स। हम लोग को परपेचुइटी का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं साथ साथ। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ perpetual savings। so this is nothing but C by R। कैश फ्लो कितना है? 2.95 डिवाइडेड बाय 0.15। so this is coming to 19.67। अब इससे अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दूं तब मेरा कितना आ जाएगा एनपीवी? मेरा एनपीवी आएगा 0.33 नेगेटिव। एक बार देख लीजिए इसको, एक बार इसको देख लीजिए। सिंस बेस केस एनपीवी इज नेगेटिव एंड देयरफॉर project cannot be accepted as it is। therefore project cannot be accepted as it is। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। Assuming tax of 30% with 12% cost of debt constituting 30% of project cost। तो 30% of project cost मतलब क्या? 30% of 20 which is 6 lakhs एंड हमारा cost of debt कितना दे दिया है? 12%। तो 6 का 12% आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। एंड हम लोग को इंटरेस्ट में क्या होता है? टैक्स सेविंग्स होता है। तो मेरा टैक्स सेविंग्स कितना आ जाएगा? 6 का 12% का 30%। 6 का 12% का 30%। ठीक है, 6 का 12% का 30%। तो ये कितना आ रहा है? प्लीज मेरे को हेल्प करना। कितना आ रहा है? प्लीज मेरे को हेल्प करना। टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट दिस इज 0.216 एंड ये जो आएगा दिस इज 0.72 क्योंकि 30% को मैंने डेट से फाइनेंस किया तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट में मेरे को टैक्स सेविंग्स होता है। एंड ये जो है ये तो पर एनम है ना, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स, बिकॉज ये क्या है? परपेचुइटी तक चल रहा है। ये तो हर साल का बात है ना, एक साल का बात नहीं है। तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स विच इज 0.216 डिवाइडेड बाय, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स जो अब मैं निकालूंगा तो ये तो मेरे को कॉस्ट ऑफ डेट वाले रेट से निकालना पड़ेगा। ये तो मैं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स निकालूंगा ये किससे निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट वाले से निकालूंगा।
तो इसका मतलब क्या है 0.216 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट 0.12, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट 0.12, तो बताना कितना आ रहा है, प्लीज बताना कितना आ रहा है। इट इज कमिंग टू 1.80, इट इज कमिंग टू 1.80। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स जो मैं निकालूंगा वो तो डेट वाले इंटरेस्ट रेट पे ही निकालूंगा, बिकॉज ये जो था ये क्या था, ये तो सेविंग्स था, ये तो सेविंग्स वाले का 15% था, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब ये मेरा सेविंग्स हो रहा है, एंड पहले मेरा बेस एनपीवी कितना था, बेस एनपीवी मेरा कितना था 0.33 नेगेटिव। तो अब अगर मैं देखूं इतना का मेरे को सेविंग्स भी हो रहा है और ये पहले का एनपीवी था, तो मेरा जो एडजस्टेड एनपीवी है वो कितना आ जाएगा, मेरा जो एडजस्टेड एनपीवी है वो कितना आ जाएगा, व्हाट इज एडजस्टेड एनपीवी, बेस केस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेट। तो ये मेरा कितना आ रहा है 1.47, ये मेरा कितना आ रहा है 1.47, ठीक है, ये मेरा कितना आ रहा है 1.47। एक बार इसको देख लीजिए प्लीज, एक बार इसको देख लीजिए प्लीज। नाउ व्हाट इज बेस एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी, इस पे एक नोट लिखवा रहा हूं, लिख लो आप लोग को और इजी हो जाएगा लिखना। Adjusted NPV is the base NPV, adjusted NPV is the base NPV adjusted for effects of financing, adjusted for effects of financing through THROUGS, through adjusted for effects of financing THROUGH through debt, through debt। मतलब देखो ना, पहले मैंने बेस एनपीवी निकाला, अब मैं जो डेट की वजह से मेरा जो टैक्स का सेविंग्स हो रहा है उससे मैं क्या निकाल रहा हूं, मेरा एडजस्टेड एनपीवी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस केस एनपीवी एज वेल एज मिनिमम आईआरआर, मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस केस एनपीवी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है लिखना, एट मिनिमम बेस केस एनपीवी एडजस्टेड एनपीवी शुड बी 0, मतलब एनपीवी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, एनपीवी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने बेस एनपीवी कितना होगा तब जाके मेरा एडजस्टेड एनपीवी 0 होगा, ठीक है। मिनिमम एक्सेप्टेबल मतलब क्या, एनपीवी 0 होना चाहिए, एनपीवी नेगेटिव होगा तब तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो 0 शुड बी इक्वल टू बेस केस एनपीवी प्लस टैक्स शील्ड, तो मेरा टैक्स का जो सेविंग्स हो रहा है वो टैक्स सेविंग्स लिख लो, शील्ड मत लिखो, टैक्स सेविंग्स लिख लेना यहां पर, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, ऐसा बेस केस एनपीवी जिसके लिए मेरा एडजस्टेड एनपीवी 0 हो जाए, ठीक है, बिकॉज वही मेरा मिनिमम बेस केस एनपीवी हो सकता है। अगर बेस केस एनपीवी उससे नीचे जाएगा तो टैक्स का सेविंग्स उठाने के बाद भी मेरा जो एडजस्टेड एनपीवी है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो टैक्स सेविंग्स कितना का हो रहा है, मेरे को 1.8 लाख का हो रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, बेस केस एनपीवी यहां पर अगर मैं 1.8 डाल दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, बेस केस एनपीवी नेगेटिव 1.8 माइनस 1.8, ठीक है। तो बेस केस एनपीवी मिनिमम
जैसे मान लो बेस केस हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में, हम लोग को निकालना है मिनिमम बेस केस एनपीवी, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे नीचे होगा तो नहीं चलेगा। -1.8 होगा तब इसमें जब हम लोग टैक्स का सेविंग्स को प्लस करेंगे तब मेरा एडजस्टेड एनपीवी क्या आ जाएगा, 0। माने मिनिमम इससे नीचे नहीं हो सकता, बेस केस एनपीवी -2 नहीं हो सकता, -1.6 होगा तो चलेगा, -2 नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। अब हम लोग को और एक चीज क्या निकालने बोला है, हम लोग को बोला है आईआरआर, हम लोग को बोला है आईआरआर एट मिनिमम बेस केस एनपीवी। हम लोग को बोला है आईआरआर निकालिए एट मिनिमम बेस केस एनपीवी। तो आईआरआर निकालने के लिए सबसे पहले लिखना एडजस्टेड एनपीवी तो 0 होगा, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब क्या, कम से कम निकालना है ना, तो कम से कम 0 तो होना ही चाहिए ना एडजस्टेड एनपीवी। तो बोला आईआरआर निकालिए मिनिमम बेस केस एनपीवी में। तो देखिए क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनफ्लो से अगर मैं माइनस करता हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अगर मैं प्लस करता हूं टैक्स सेविंग्स, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस एनपीवी है और अगर उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा तब मेरा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड एनपीवी। तो मैं एडजस्टेड एनपीवी को 0 कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू, अब देखो परपेचुअल इनफ्लो जितना का आएगा उससे डिवाइड करेंगे 0.15, तभी ना आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनफ्लो। उससे माइनस करेंगे जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20 का और प्लस करेंगे जो मेरा टैक्स का सेविंग्स था 1.8 का। तो अब यहां से आप लोग को निकालना है परपेचुअल इनफ्लो। परपेचुअल इनफ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को उधर 1.8 को उधर और मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से। तो निकालिए परपेचुअल इनफ्लो कितना आ रहा है, निकालिए परपेचुअल इनफ्लो कितना आ रहा है। तो परपेचुअल इनफ्लो जो मेरा आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है, 18.20 इंटू 0.15, 18.20 इंटू 0.15 विच इज 2.73 लैक्स, 2.73 लैक्स। अब आईआरआर क्या होता है, जो मेरा प्रोजेक्ट रिटर्न कमा के दे रहा है, तो बहुत सिंपल है, 2.73 आ रहा है डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, तो मेरा आईआरआर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है प्लीज बताना, दिस इज कमिंग क्लोज टू 13.65%, इज कमिंग क्लोज टू 13.65%। आईआरआर होता क्या है, जो मेरा परपेचुअल इनफ्लो है डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ओके। तो 13.65%। हम लोग को दो चीज निकालने बोला था इसमें, हम लोग को पहले बोला फाइंड आउट मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस केस एनपीवी, कि इसके नीचे नहीं चलेगा, तो 1.8 हमने निकाल लिया ताकि जब उसमें एडजस्ट करेंगे तब जाके वो 0 हो जाए, एज वेल एज मिनिमम आईआरआर, ठीक है। जो मिनिमम आईआरआर निकलेगा ये तो स्वाभाविक सा बात है ना, कि वो तो आपका मिनिमम बेस केस एनपीवी भी निकलेगा, और मिनिमम बेस केस एनपीवी मतलब क्या, मिनिमम एडजस्टेड एनपीवी। तो एडजस्टेड एनपीवी को मैंने यहां पर 0 कर दिया। मैंने सबसे कम एनपीवी क्या होता है, 0, नेगेटिव में तो चलेगा ही नहीं ना, अपने क्या चाहिए, एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आईआरआर कितना आ गया अपना 13.65%। सो वी डिड सिनेरियो एनालिसिस एंड देन वी डिड दिस सम। इसका फर्स्ट 2 पार्ट्स बहुत इजी था और ये थर्ड पार्ट आपको थोड़ा वेग लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है। एक ऐसा बेस केस एनपीवी निकालिए जिसके लिए एडजस्टेड एनपीवी 0 हो जाए। मिनिमम का तो मतलब यही होता है ना कि एनपीवी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एनपीवी का लोअर बाउंड क्या होगा, 0, और उसी बेस केस एनपीवी जो 0 हो गया, सॉरी उसी मिनिमम बेस केस एनपीवी जिसपे एडजस्टेड एनपीवी 0 हो गया, तो मैंने क्या किया, आईआरआर निकाला जब मेरा एडजस्टेड एनपीवी क्या हो जाए, 0, ठीक है। सो आईआरआर सबसे कम, मैंने 13.65% से अगर मेरा आईआरआर गिरेगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा एडजस्टेड एनपीवी भी 0 से कम हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज है।
तो एडजस्टेड एनपीवी को मिनिमम 0 रखने के लिए इतना तो आईआरआर चाहिए ही मेरे को, ठीक है। तो ये सम को आप देख लीजिए एक बार, आई एम गिविंग यू टाइम। इसको देख लीजिए एक बार। सो मोटा मोटी मैंने सारा चीज करवा दिया है इसमें, ओके। तो आप लोग ये चैप्टर अब अपने खुद से करिए और सम्स प्रैक्टिस कीजिए मेरे असाइनमेंट से, एंड एक दो और जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं देख देख के आप लोगों को करा दूंगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।